नमस्कार दोस्तों, स्त्रीकाल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोरमा और आज फिर रिवर्स टॉक में हम समसामयिक विषय पर बात करेंगे। और आज बात फिर बिहार की राजनीति पर। क्या खिसक रहा है बिहार बीजेपी का आधार वोट बैंक। और ऐसा कहने का आधार जो है वो ये है कि आरजेडी में अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय प्रगति पार्टी का विलय हुआ। और ये पार्टी मुख्य तौर पर वैश्यों की पार्टी के रूप में जानी जाती है। और इसके प्रमुख नेता अमरकांत साहू समेत दो तीन और नेता हैं जो जिन्होंने रंजना साहू है, नरेंद्र साहू है, अरुण गुप्ता है, और ये सब इनके साथ मिलकर इसमें शामिल हुए, आरजेडी में शामिल हुए। और आरजेडी लगातार जो है वैश्यों को अपनी तरफ करने में कोशिश कर रही थी। और इसका जो एक ठीक ठाक प्रदर्शन हमने जो 2000 अभी का जो चुनाव 24 का जो चुनाव रहा उसमें हमने देखा, जब शाहबाद के चारों सीट पर एनडीए को महागठबंधन ने उनको शिकस्त दी, तब जबकि वो सबसे स्ट्रांग बेल्ट माना जाता था शाहबाद का इलाका भाजपा का, एनडीए का। और इसका आधार वोट जो है उसमें इनका भी हाथ था। जो ये वैश्य वोट आता है उसका एक बहुत बड़ा उसका वो मजबूत आधार हुआ करता था। तो एक तो उस चुनाव में ही जो है ये वोट बैंक खिसका हुआ जो है वो लगा। और हालांकि भाजपा ने लंबे समय से बिहार में जो राजनीति की है लव कुश उस पर बहुत अच्छे से काम किया और लगातार जो है इनको अपना प्रतिनिधित्व दिया है, जिसका फायदा भी हुआ था। हमने 2019 के चुनाव में देखा था कि एनडीए को बिहार के 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी एनडीए का। और इसमें एक बड़ी भूमिका इन जो त्रिवेणी संघ जिसको पारंपरिक रूप से त्रिवेणी संघ का वोट भी बोलते हैं, कुर्मी नहीं, उसमें एक यादव अलग आता है, वैश्य अलग है। और वैश्यों को एक पारंपरिक तौर पर जो है वो इनका वोट बैंक माना जाता था भाजपा का, जिसमें तेली भी एक बड़ा समुदाय जो है वो आता है। तो ये तमाम चीजें, इसके अलावा अभी आईपी गुप्ता की जो जिन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की है, इंडियन इनकलाब पार्टी, तो वो भी भाजपा का जो टेंशन है उन्होंने बढ़ाया हुआ है, इंडियन इनकलाब पार्टी। और उनकी जो नजदीकी वो महागठबंधन की तरफ ज्यादा बोली जा रही है। अभी हाल फिलहाल में हमारे चैनल पर भी हमने बात की थी, जब गांधी मैदान में ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठा हुई थी, उन्होंने जो रैली की थी उसमें और ये घोषणा की उन्होंने कि 243 सीटों पर जो कुल विधानसभा सीट है उस पर वो चुनाव लड़ेंगे। और उनके साथ जो वोट बैंक आता है वो पान व्यवसायी, तांती तत्वा, वैश्य, ये सब मिल करके उनका वोट बैंक बनाता है। लेकिन इनकी जो इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन के जो है इनके ज्यादा करीब होने की बात की जाती है। और अगर वो नहीं भी करीब है तो वोट काटेंगे जरूर ही। जो अगर वोट काटेंगे तो भाजपा का वोट ज्यादा कटेगा। जो वैश्य वोट कंसोलिडेटेड रूप में उनके भाजपा के पास जाता था वो बट रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर काम किया है, प्रतिनिधित्व के सवाल पर। तो ये है। और एक और रणविजय साहू है, वो भी भाजपा के लिए एक बड़ा खतरा बोले जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी गोलबंदी की है। और इनका जो है आरजेडी के तरफ में ज्यादा है रुझान। तो ये तमाम चीजें हैं जो भाजपा के वोट बैंक के शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि कल प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना जो है उसको उसकी घोषणा की है। जो सामान्य जनगणना उसके साथ उन्होंने जाति जनगणना को भी जोड़ा है। और इसको कहा जा रहा है कि बिहार के चुनाव के मद्देनजर ही घोषणा जो है उसको देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर उन्होंने इसके मार्फत वो करने की, तीर चलाने की कोशिश की है। तो देखते हैं कि इन तमाम चीजों का किस तरह से क्या जो राष्ट्रीय प्रगति पार्टी का विलय आरजेडी में उसके 2-3 दिन पहले हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, परसों कल की है उन्होंने ये घोषणा जाति जनगणना वाली। तो इन सब का असर क्या होता है, आज हम इसी सब पर बात करेंगे। और हमारे साथ हम अपने गेस्ट स्पीकर्स को जोड़ते हैं स्क्रीन पर। और आज की चर्चा हम इसी के तमाम पक्षों पर करेंगे। हमारे साथ हेमंत जी जुड़ रहे हमेशा की तरह, बिहार की राजनीति में सिद्धहस्त नाम है वो, और स्त्रीकाल चैनल के दर्शकों के लिए भी चिर परिचित है, वरिष्ठ पत्रकार,
राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक। हमारे साथ संजीव चंदन जुड़ रहे हैं, स्त्री काल के संपादक, और बाकी और कुछ मेहमान अगर जुड़ेंगे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे थोड़ी देर के बाद, जैसे जैसे वो जुड़ते हैं। तो सबसे पहले हेमंत जी के पास ही आज चलते हैं। और क्या भाजपा का आधार वोट जो है, जो वैश्य समाज का बड़ा वोट आधार उनके पास था, वो खिसक रहा है ये इस खबर के संदर्भ में कि राष्ट्रीय प्रगति पार्टी का विलय जो है आरजेडी में अब हो गया है, तो क्या बड़ा फर्क आएगा? जी धन्यवाद। वैश्य समाज अपने आप में एक ऐसा समाज है जो बहुत इंटरकनेक्टेड है, यानी कि वो जो डिस्कोर्स होता है उसको बहुत तेजी से ट्रांसमिट करने में मुझे लगता है कि सबसे सशक्त बिरादरी मानी जाती है, क्योंकि वो कारोबारी बिरादरी है, एक दूसरे से इंटरकनेक्शन उनका ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए हमेशा प्रत्येक पार्टी की कोशिश रहती है कि खास करके जो वैश्य बिरादरी है उसको अपने साथ जोड़ करके रखा जाए। बीजेपी का वैश्य बिरादरी बीजेपी का परंपरागत आधार के रूप में देखा जाता रहा है, खास करके ये अपर कास्ट और वैश्यों को लेकर के। तो और उसका ऐतिहासिक कारण भी है, वैसे क्यों अपर कास्ट के साथ उनका संश्रय बनता है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहाँ खास करके जाति आधारित दमन उत्पीड़न का काफी लंबा इतिहास रहा है, तो वहाँ ये चीजें थोड़ा दूसरे ढंग से दिखती रही है। पहले उस तरह का माहौल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बाद में जब बीजेपी का इमरजेंस हुआ, बीजेपी ने अपने आप को इस कम्युनिटी के भीतर ज्यादा मजबूत किया, तो स्वाभाविक रूप से उसका उसमें आधार मजबूत हुआ। तो आज की तारीख में जो साफ साफ सामने दिख रहा है उसमें बीजेपी को चुनौती महागठबंधन के दलों से काफी मजबूत चुनौती मिल रही है। उसमें लेफ्ट भी है, उसमें आरजेडी है, उसमें कांग्रेस है। कांग्रेस बिहार में जिस आधार पर काम कर रही है वह पिछड़ा अति पिछड़ा पर ही ज्यादा फोकस कर रही है, और पिछड़ा अति पिछड़ा में वो वैश्य बिरादरी के भी लोग हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो बीजेपी का जो परंपरागत आधार है उसमें निश्चित रूप से आरजेडी और कांग्रेस ये दोनों मिलकर के बड़ा डेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि जो राहुल गांधी के जो कार्यक्रम बिहार में 3 कार्यक्रम हुए, और उन कार्यक्रमों में साफ साफ जो दिखा वो अलग अलग खास करके पिछड़ी अति पिछड़ी जाति के उसमें बहुत जो माइनर सेक्शन है उनको भी जोड़ा गया। तो इससे ये साफ साफ संकेत दिया जा रहा है कि इन जातियों का जो झुकाव एक तरह से नीतीश कुमार की वजह से और बीजेपी के अपने काम की वजह से उनके साथ एनडीए के साथ था, वो धीरे धीरे अब शिफ्ट हो रहा है। उसका एक कारण तो उसका सोशल इंजीनियरिंग भी आप कह सकती हैं, लेकिन एक बड़ा कारण ये है कि पूरे एक जनता में बीजेपी रिजीम को लेकर के और खास करके बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के शासनकाल को लेकर के एक हताशा और निराशा का भी दौर है और वह केंद्र सरकार को लेकर के भी है। वो इस रूप में है कि आप बहुत दिनों तक भावनात्मक मुद्दों के आधार पर लोगों को जोड़ करके नहीं रख सकते हैं। उनको बहुत अधिक अपने एजेंडे पर उनको आगे चलाने की मुहिम जो आपकी है वह मुहिम बहुत सफल नहीं हो सकती है जब तक कि आप उनके जो कोर इशू है जो उसको आप एड्रेस नहीं करते हैं। खास करके महंगाई, बेरोजगारी का सवाल है, और खास करके अगर देखेंगे कि जो कारोबारी तबका है, जो वैश्य तबका है, उसको सबसे ज्यादा जीएसटी की मार तो उसी पर पड़ी है। और इसको लेकर के और खास करके जो रिटेल सेक्टर में बड़े कारपोरेट घरानों का जो एंट्री हुई है उसने खुदरा कारोबारी और खुदरा दुकानदारों को की हालत खराब कर दी हुई है। अब देखिए कि एक ही मोहल्ले में अगर आपके जो मोहल्ले
का जो किराना कारोबारी होता था, और उसी मोहल्ले में कोई स्मार्ट बाजार कोई खुल गया, रिलायंस का या दूसरा इसी कोई बड़ा ब्रांड, तो वो क्या होता है, उसका असर सीधे पड़ता है वहां पर। जो छोटे मोटे कारोबारी हैं जिनका आधार ही वह छोटी सी दुकान है, तो इसने एक बड़े, ये पूरे देश व्यापी इसका असर है, और बिहार जैसे राज्य में तो इसका ज्यादा असर है कि छोटे कारोबारियों के ऊपर ज्यादा मार पड़ी है, और उनके ऊपर उनमें निराशा और हताशा की स्थिति भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन स्थितियों के बावजूद अगर आप इन तबकों को अपने साथ मजबूती से जोड़ना चाहते हैं या बीजेपी से डिटैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप कितना इन तबकों के बीच में इनके इश्यूज को लेकर के आप काम कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं। उनके भीतर में सरकार की नीतियों के खिलाफ जो एक तरह से असंतोष है, उस असंतोष का कितना आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो सॉरी, तो उसके लिए एक राजनीतिक कार्यक्रम भी होता है, और एक जो तात्कालिक इनिशिएटिव जो होता है पार्टियों के पास, वो होना जरूरी होता है। ठीक है, आप ऊपर से जो इनिशिएटिव लेते हैं, आप कोई पार्टी आपके यहाँ विलय करती है, फिर उन पार्टियों के जो लोग विलय करते हैं उनके पास कोई आपकी राजनीतिक जवाबदेही उनके ऊपर जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली जाए, उनको उनके सामने कोई टास्क रखा जाए, तो ये सब काम जरूरी। ठीक है, माहौल आप एक बनाते हैं, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी जैसी, मैं बार बार कहता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस जैसी शक्तियों से मुकाबला करने के लिए आप सिर्फ हवा बना करके मुकाबला नहीं कर सकते हैं, परसेप्शन बना कर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा जमीन पर कनेक्ट करने की जरूरत होती है। तो इन तबकों को जो आप अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन तबकों को मुझे लगता है कि आपको अपने साथ मजबूती से जोड़ने के लिए और बीजेपी से अलग करने के लिए आपको ठोस जमीन पर राजनीतिक कार्यक्रम लेकर के जाने की जरूरत है, और इनको गोलबंद करने की जरूरत है। उसके अलग अलग ये पॉलिटिकल टूल्स हैं, उसका इस्तेमाल पार्टियां अपने ढंग से करती हैं, लेकिन ये एक मुझे लगता है कि जरूरी टास्क पार्टियों के सामने में है। जी जी हम संजीव जी के पास आते हैं। इस बीच हमें इरफान अहमद सर ने ज्वाइन किया है, जाने माने राजनीतिक चिंतक, विश्लेषक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राजनीतिक वाम दल से जुड़े हुए भी हैं। तो हम आपके पास आएंगे, पहले संजीव जी के पास चलते हैं। हेमंत जी ने जैसे कहा कि बहुत सारे टूल्स पे भी काम करने की जरूरत है, लेकिन वैश्य वोटों के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पारंपरिक रूप से भाजपा को देते रहे थे, लेकिन अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव दूसरे पार्टी में है तो अब उनका वोट बंटने लगा है। तो इसको समझा है, आरजेडी ने भी समझा है इसको, जो है कांग्रेस ने भी समझा है इसको। तो ये एक बड़ा कारण है, या जैसे कि हेमंत सर ने कहा कि और टूल्स की जरूरत है उनको अपने पक्ष में करने के लिए। हमें मंजीत आनंद साहू जी ने भी ज्वाइन किया है, वो भी राजनीतिक चिंतक, टिप्पणीकार और साथ में कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। तो आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर आपके पास आएंगे, पहले संजीव जी को सुन लेते हैं। संजीव जी, आपका क्या इस पर, आप क्या कहेंगे, जो हेमंत सर कह रहे हैं वो, या फिर मतलब कि एक जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अब महत्वपूर्ण हो गया है, और भाजपा ने जिस तरह से लवकुश पे इंजीनियरिंग की और वैश्य समुदाय को हमेशा से अपने साथ रखा, तो बाकी दल जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसका फर्क पड़ रहा है? नहीं, देखिए मनोरमा, उसका फर्क पड़ा इसीलिए, उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा, मतलब पड़ा, उसका फर्क जो हो गया वो हो गया, अभी आगे की बात करते हैं। उसका फर्क पड़ा, ये इसका एक प्रमाण ये है कि जहां इन्होंने कुशवाहा कैंडिडेट दिए थे और वैश्यों के बीच भी तेली जाति को लेकर के भी इन्होंने प्रयोग किया, तो उसको वह बहुत हद तक सफल रहा है। और एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में ये प्रयोग यदि नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसका असर उनके लिए सकारात्मक होगा, आरजेडी के लिए और महागठबंधन के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो अपना वोट चंक है वो है। जैसे आरजेडी के लिए यदि बात कही जाती है तो आरजेडी का अपना वोट चंक जो एम समीकरण है तो वो तो है, लेकिन अब आपको आउटरीच करना है। तो आउटरीच किस तरह से कर रहे हैं, इसमें यदि आपके प्रमुख, इनके यहाँ खुद भी रणविजय साहू इनके यहाँ नेता है, और ये यदि अमरकांत
अमरकांत उनके मंजीत डिटेल बताएंगे। जब अमरकांत साहू पे आप बात करने लगी तो मुझे मंजीत आनंद साहू याद आ गए। तो देखिए ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से तो जुड़े वहां हैं। और बहुत प्रमुखता से आजकल एक्टिव भी हैं। तो हाँ। गठबंधन के भीतर यदि तेली चेहरा दिखता है, तेली उम्मीदवार खड़े होते हैं, प्रमुखता से उनकी मांगों को समझा जाता है, तो निश्चित तौर पे वो उसका असर पड़ेगा। और एक अच्छी बात ये हो रही है, जो एक तरफ कांग्रेस भी ये आउटरीच का प्रोग्राम चला रही है, अति पिछड़ा समाज के अलग अलग जातियों के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है और दूसरी चीजें उसके अपने प्रोग्राम में शामिल है। लेकिन जो आरजेडी कर रही है, आरजेडी का आउटरीच थोड़ा ज्यादा बड़ा इसलिए भी है कि वहां संभावनाएं बड़ी। आपने देखा कि पासी जाति का एक बड़ा सम्मेलन किया और वह जो इंटरेक्शन था, वो इंटरेक्शन जुड़ाव के स्तर पर बेहद बड़ा इंटरेक्शन था। और देखिए एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ चिराग पासवान भी आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पासवान और पासी एग्जैक्ट साथ नहीं है, लेकिन पासवान पासी का साथ का एक लेकर के लोग काम करने की कोशिश करते। पासी जाति का जो है वो उदय नारायण चौधरी यहाँ आरजेडी में एक बड़े नेता है, कभी पहले जेडीयू में भी हुआ करते रहे, जेडीयू में उनको विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया था। तो वहां जो मेजर बात हुई वो ये हुई कि जो ताड़ी है उस पर से टैक्स जिस तरह से लालू जी ने हटाया था, उसी तरीके से ताड़ी चूंकि अब शराबबंदी के दायरे में है, तो अब ये कहा गया कि इसको हम लोग इसको बंदी से मुक्त करेंगे। तो उसका एक असर जाएगा। अब चिराग पासवान भी वहीं आकर खड़े हो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि इसको मुक्त किया जाना चाहिए। अब देखिए एक वोकेबलरी में वहां एक बात हो रही। तो ये सब है, इन सब के भीतर जो सबसे बड़ी बात है वो ये सारे संकेत क्या कह रहे हैं? ये संकेत कह रहे हैं कि बिहार में रियल टेस्ट है सोशल जस्टिस का। भाजपा ने जो जातियों का जिगजैग खड़ा किया महाराष्ट्र में, जहां उस तरह से कभी होता नहीं था, बहुत सारी चीजें उन्होंने खड़ी की फडणवीस ने और वहां निकाल के ले आए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी जिगजैग है, उसके भीतर बहुत सारी चीजें सधी हुई है। तो वहां यदि आरजेडी एक प्लेटफॉर्म की तरह दिखाई पड़ रही है और नेता वहां जा रहे हैं, हम अक्सर कहा करते हैं, मेरा अपना मानना रहता है कि एक दौर में यदि नेताओं ने आपको नेता मान लिया तो आप नेता होते, बिना नेताओं के आप नेता नहीं हो सकते, क्योंकि नेता जो है अलग अलग समूहों को रिप्रेजेंट करके आप तक पहुंचता है ना, उसके पिरामिड पे आप खड़े होते हैं। बीपी सिंह को यदि उस दौर के नेताओं ने नेता मान लिया, जिसमें कि आपको उस समय के जदयू ये जनता दल के लोग थे, कांग्रेस से भी लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया, दूसरे दलों से भी, तो वो नेताओं के नेता हो गए। ये बेहद बहुत जरूरी है। तो तब होता है जब आप दो तरह से, एक तो आप कोई बड़ी आशा, बड़ा प्रोस्पेक्ट, पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट लेकर के सामने आते हैं, दूसरा आप सत्ता तक पहुंचाने की स्थिति में। तो आरजेडी सत्ता तक लोगों को पहुंचाने की स्थिति में। अब जैसे आईपी गुप्ता हैं, आईपी गुप्ता पान समाज से आते हैं और उनकी मांगे शेड्यूल कास्ट में शामिल होने को लेकर के पहले किए गए थे, फिर कोर्ट ने उनको टर्न डाउन कर दिया। अब आईपी गुप्ता जैसे जो समूह के नेता होते हैं, वो मूलतः सत्ता के साथ होना चाहेंगे, अंतिम तक। अभी यहाँ हैं, कहाँ होंगे जब चुनाव में, कहाँ होते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यदि वो आते हैं, अभी आए नहीं है, यदि वो बीच में कांग्रेस की तरफ गए थे, कांग्रेस से फिर बाहर हो गए, तो यदि वो ज्वाइन करते हैं तो उसका महत्व होगा, क्योंकि और चूंकि आरजेडी उनको पावर देने की स्थिति में है, एक उम्मीद है आरजेडी से लोगों को, इसलिए तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि नेताओं ने भाजपा की जगह, यदि वैश्य जाति के लोगों को लग रहा है कि हमारा करियर अब यहाँ भी है, उनके नेताओं को तो बेहतर बात है। और जो हेमंत जी कह रहे हैं और जो तेजस्वी ने भी वादा किया है कि आप आकांक्षा क्या है वैश्य जाति का, और आरजेडी के प्रति डर क्या है? आकांक्षा ये है कि हमको शांतिपूर्वक बिजनेस करने का मौका मिले, और उनके दिमाग में बैठा दिया गया है कि ये भाजपा कर सकती है। तो अब और दूसरा कि तेली जाति से आने वाले वो हैं, तो बार बार तेजस्वी ये कह रहे हैं, अमरकांत साहू के रैली में भी उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आइए और हम आपको शांतिपूर्ण बिजनेस का अवसर देंगे, स्थितियां उपलब्ध कराएंगे। तो जो आरजेडी का इमेज है, देखिए बहुत कायदे से, मुझे अच्छा लगा, इसलिए लग रहा है कि आरजेडी कायदे से चुनाव लड़ रही है कि एक तरफ जंगल राज के हमले को हेड ऑन कर रही है और कह रही है कि लालू जी ने जो सामाजिक न्याय किया है वो देखिए, और दूसरी तरफ अपने ऊपर लगने वाले इस तरह के आरोपों के भीतर से भी एक स्पेस की बात कर रही है और कह रही है कि आप एक माहौल बनाने की भी बात कर रही है। तो कहीं किसी सूरत में तेजस्वी यादव या आरजेडी
पीछे हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे में यदि उनके साथ इस तरह का समूह आता है तो वो महत्वपूर्ण है। मनोरमा, मंजीत का नेटवर्क लगता है वो रास्ते में है, तो हाँ, मैं उनसे बात करके उनको संजीव जी एक और थोड़ा सा और मैं चाहूंगी कि थोड़ा और इस पर बोले आप कि ये तरसों परसों की मतलब ये कुछ दिन पहले की बात है जब इस तरह से विलय हुआ है और लगातार जैसे काम तो हो ही रहा, लेकिन फिर भी पार्टी संगठन के स्तर पर जो है वो 10 से ज्यादा पद भाजपा के द्वारा दिए गए। अभी इनका आंकड़ा नहीं है कि कितना इन लोगों ने, हाँ इन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन कल जो जाति जनगणना की घोषणा की जो कि इनके उसमें था, आरजेडी लगातार जाति जनगणना के मार्फत जो है इन सब की बात करती रही थी और ये एक एज था। तो कल के बाद से क्या फिर असर आएगा, मतलब जो असर पहले हो रहा था आरजेडी का उसमें कुछ कमी होगी, भाजपा को कुछ एज मिलेगा? कमी नहीं होगी, अभी इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। असर सिर्फ इतना भर होगा कि जो अग्रेसिवली एक मुद्दा था विपक्ष का, कल भी मैं यही कह रहा था कि अग्रेसिव जो मुद्दा था विपक्ष का वो फिलहाल उस फॉर्म में, मांग के फॉर्म में अब नहीं होगा। तो दूसरी चीजें उभर के आएंगी जो बाद में राजनीति खड़ी होगी, अभी नहीं खड़ी होगी। अभी तो अभी ये है कि जैसे कल पटाखे छोड़ करके दावेदारी भी दे दी कि हमारा ये प्रयास है और ये है, तो इसलिए अभी इनके घोषणा से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जरूर है कि इनको जो कॉर्नर किया जाता है बीजेपी को कि नहीं जाति गणना करा रहे हैं, उसके लिए इन्होंने फौरी एक व्यवस्था कर ली है अपनी चुनाव तक कि हाँ हम जाति गणना कराने जा रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरी तीसरी चीजें हो रही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है रास्ते में मंजीत हैं तो पहले मंजीत का आप ले लीजिए, उसके बाद ही इरफान, और कहीं स्थिर हो जाते हैं। अच्छा है, ठीक है इरफान जी, पहले मंजीत जी से बात कर लेते हैं क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं लग रहा है ना। हाँ तो मंजीत जी आपकी क्या मतलब आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? भाजपा का आधार जो है, वोट आधार खास तौर पर वैश्य जो है उस वर्ग से खिसक करके, तो आप लोग उसको टैप करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? हालांकि ये भी है कि कांग्रेस ने भी इस पर काम किया, आप खुद उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपके समुदाय का जो है इंटरेस्ट कांग्रेस की तरफ में मतलब हुआ है आरजे मतलब इसकी भाजपा की तुलना में? हालांकि मतलब पिछले लोकसभा चुनाव में ये स्पष्ट हो गया कि अब पहले की तरह से वैसा मजबूत आधार अब नहीं है भाजपा का, वो खिसकना शुरू हो गया है, तो इसके संकेत पिछले लोकसभा चुनाव में मिल गए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड अगर बिहार की राजनीति के हिसाब से देखें तो दोनों मिलकर के अति पिछड़ी जातियां और जो वैश्य पिछड़ी जातियां हैं, इन दोनों का एक बड़ा हिस्सा वोट ले रही थी। लेकिन आज की तारीख में जब 20 साल लगातार सत्ता में भाजपा जदयू है, बीच में थोड़े बहुत कुछ एक महीनों को छोड़ दें तो, और उस बीच में अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन आज अलग अलग जाति और अलग अलग वर्ग के लोगों के भीतर चेतना जागृत हुई है। वो लोग एकजुट हो रहे हैं, वो जातियों के संगठन एकजुट हो रहे हैं, वर्ग के संगठन एकजुट हो रहे हैं और वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, चाहे वो लोकसभा के भीतर हो, चाहे विधानसभा के भीतर हो, चाहे न्यायपालिका में हो, निजी क्षेत्र में हो, सत्ता के अन्य प्रतिष्ठानों में हो, तो सभी जगह लोग अपने अपने नुमाइंदों को देखना चाहते हैं। और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू जो सबसे ज्यादा वोट बैंक बना करके रखी हुई थी और ले रही थी, और इस टेकन फॉर गारंटेड जिसको कहते हैं ना कि इन वर्गों को, चाहे तेली जाति है या वैसे समुदाय है या अति पिछड़े वर्ग है, इसको टेकन फॉर गारंटेड लेते थे। इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार जी, आज आरक्षण की बात भी हो रही है और जाति जनगणना की बात हो रही है, जाति आधारित गणना के बाद नीतीश कुमार जी ने 65% आरक्षण प्रस्तावित किया केंद्र सरकार को। लेकिन आप देखिए कि नगर निकाय और पंचायत के चुनाव में, जिसके वजह से नीतीश कुमार अभी तक राजनीति के एक तरीके से कहें कि केंद्र बिंदु बने हुए हैं, कि उन्होंने जो 2006 में 20% आरक्षण नगर निकाय और पंचायत में दिया था और उसको 20 से 25% नहीं करते हैं, लेकिन जो 65% किया गया है रिजर्वेशन, उसमें अति पिछड़ी जातियों का रिजर्वेशन 18 से 25% करते हैं। मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रतीकात्मक, जिसको कहते हैं कि दे करके आपने 2006 में दे दिया और 25 तक आप उसी के हिसाब से वोट लेना चाहते हैं। अगर सचमुच में ईमानदार ये होते कमजोर जातियों के प्रति, तो ये जो 65% आरक्षण है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जो कल केंद्रीय कैबिनेट ने ये कहा कि हम जाति जनगणना कराने के लिए राजी हैं, जो भाजपा के और आरएसएस के प्रमुख कहते थे संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। आप देखिए ना, 2015 के चुनाव के दरमियान मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। पूरा देश जानता है, हम जानते हैं, आप जानते हैं
इस पैनल में सभी लोग जानते हैं और सभी वंचित समुदाय के लोग ये जानते हैं कि भाजपा और आरएसएस आरक्षण विरोध के बुनियाद पर खड़ी है और वो जदयू के साथ यहाँ पर मिलकर के वही वंचित, भले नीतीश कुमार अपने आप को समाजवादी क्लेम करें, कर्पूरीवादी क्लेम करें, लेकिन सही ये है कि वो संघवादी बन चुके हैं और तब से लेकर के अब तक, चाहे वो आरक्षण की चोरी हो, स्कॉलरशिप की चोरी हो, वंचित समुदाय का रिप्रेजेंटेशन हो, सब खा रहा है। आज नीतीश कुमार जी का एक भाषण वायरल हो रहा है जिसमें लोकसभा के भीतर वो 90 के दशक में कह रहे हैं कि सबको उसके संख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लेकिन जब आप 20 साल सत्ता में हैं और उसके बाद जब आप ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसके प्रति ईमानदार नहीं है, केवल और केवल राजनीतिक बातें करके आप लोगों का वोट लेना चाहते हैं। अगर सचमुच में ऐसा नहीं होता तो बिहार में आज भी 65% आरक्षण जो लोग विधानसभा के भीतर प्रस्तावित किया गया, अगर कांग्रेस और राजद इस महागठबंधन का हिस्सा, सरकार का हिस्सा नहीं होती, तो मुझे लगता है कि बिहार में जाति आधारित गणना मुकम्मल नहीं हुआ होता। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने जो आंकड़े हैं वो ठीक से नहीं जारी किए हैं, मतलब जिला के स्तर पे, प्रखंड के स्तर पे नहीं जारी किए हैं। और आरक्षण पे आते हैं कि अगर ये ईमानदार होते तो हाई कोर्ट में जाने के बजाय या हाई कोर्ट के मामला को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के बजाय कल ही क्यों नहीं बिहार सरकार को एक नया जो है विधानसभा का सत्र बुला करके और जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा है उसको वापस लेकर के विधानसभा के भीतर फिर से एक प्रस्ताव लेकर के केंद्र को भेजा जाए कि 65% आरक्षण को स्वीकार किया जाए। अगर भाजपा, अगर जदयू ये वंचितों के मुद्दे पर, वंचितों के रिप्रेजेंटेशन पर, हक हिस्सेदारी भागीदारी के सवाल पर गंभीर है, ईमानदार है, तो मुझे लगता है कि ऐसा करने को तैयार हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं करके सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के मामले को फंसाया गया है। और अब जब मोदी जी कह रहे हैं कि जैसे आपने देखा नारी वंदन अधिनियम का क्या हाल हुआ है, मुझे तो ये डर है कहीं नारी वंदन अधिनियम के तौर पे ये इसको भुनाया या इस्तेमाल किया जा रहा हो कि हम तो कह तो दिए कि हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया है, लेकिन कब देंगे, भूख लगी है अभी, प्यास लगी है अभी, पानी कब मिलेगा, खाना कब मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं। हम कह रहे हैं ऐसा है, अभी जो है किराने से सामान आ रहा है, उसके बाद हलवाई आएगा, उसके बाद जो है कढ़ाई चढ़ेगा, उसके बाद फिर जो है बनेगा, फिर उसके बाद आपको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, ये वाला मसला है। इसीलिए केंद्र सरकार को और खास तौर से मैं तो कहता हूं कि यहाँ जदयू को, नीतीश कुमार जी को ये पहला सवाल करना चाहिए था कि ये मियाद क्या होगी इसकी, कब ये तारीख हो, कौन सी तारीख होगी जहां से ये शुरू होगी और उसके प्रारूप क्या होंगे, जो सवाल हैं कौन कौन से सवाल होंगे, क्या क्या पूछे जाएंगे, जिसके आधार पर ये पता लगेगा कि कौन जातियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति क्या है। और जो जैसा कि राहुल गांधी जी ने लगातार कहा कि एक्सरे होना चाहिए और एक्सरे के बाद बीमारी पता चलेगा, तो ठीक से एक्सरे होना चाहिए, उसके बाद बीमारी पता लगेगा, तो उसके बाद 50% जो बीमारी का सवाल है कि 50% का जो आरक्षण है उसकी सीमा को खत्म करना है। राहुल गांधी ने स्टैंड क्लियर कट लिया, क्रेडिट चाहे जो भी ले, लेकिन ये देश जानता है, सच्चाई ये है कि पिछले 2 साल से लगातार अगर राहुल गांधी जी किसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा बोल रहे हैं और सबसे ज्यादा संघर्षरत हैं तो वो है जाति जनगणना का सवाल। उन्होंने संसद के भीतर कहा, नरेंद्र मोदी जी के सामने आंखों में आंखें डाल करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार को चुनौती देते हुए, एनडीए को चुनौती देते हुए, कि इस संसद के भीतर हम जाति जनगणना कानून को पास करा के रहेंगे और देश में जाति जनगणना करा करके रहेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले जो प्रधानमंत्री आएंगे वो करेंगे। और मैं ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरा जो है, इस डर से कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब हम इस देश में राजनीतिक तौर पे अपना अस्तित्व को बचा नहीं सकते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने क्लियर कट पूरे, मैं ये कहने में गुरेज नहीं करता हूं कि अब तक जितनी सरकारें रही है और जितने नेता रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मुखर तौर पे सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन को लेकर के कोई अगर मुखर रहा है तो वो उनका नाम है राहुल गांधी। उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने एक्शन के माध्यम से स्पष्ट किया है कि न केवल वो बोल रहे हैं बल्कि ईमानदारी से बोल रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा, भाषणों में स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं इस बात से बिल्कुल चिंतित नहीं हूं कि मुझे राजनीतिक फायदा मिलेगा कि राजनीति में नुकसान होगा, लेकिन वो जाति आधारित गणना, जाति जनगणना को और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। और वो देखने को ये मिला कि कल अचानक जो कैबिनेट की बैठक हुई, मैं कहीं बैठा था, उसके बाद सोशल मीडिया पे ये देखा कि, तो मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया और उसमें सवाल किया कि अगर सचमुच में वो ईमानदार है तो बिहार के 65% आरक्षण को दे,
देखिए ना, विश्वविद्यालयों में जो NFS है, नॉट फाउंड सुटेबल, कौन करता है? 11 साल से केंद्र की सरकार है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अभी बहुत सारे मामले आए जिसमें सवाल लोग उठा रहे थे। मैं तो मांग करता हूं कि जदयू को भी ये सवाल खड़ा करना चाहिए और भाजपा के केंद्र की जो सरकार है उससे, कि आरक्षण के ऊपर खासतौर से विश्वविद्यालयों में जो स्थिति आरक्षण का व्हाइट पेपर वो जारी करें कि क्या उन्होंने ये अपने ही समय का कर देना, 11 जो साल है उसका ही करें कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। अब बिहार का जो चुनाव है और केंद्र में जो कश्मीर में जो कहलगांव में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग का सवाल है। तो बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखकर उनको लग रहा है कि एक तरफ हम महिला सुरक्षा हो, आतंकवाद हो। नोटबंदी में कहा था उन्होंने कि नोटबंदी से जो है आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, धारा 370 से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जितने भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उससे जनता का कोई मतलब नहीं था। नोटबंदी से नुकसान हुआ, देश को नुकसान हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। तो ये देख रहे हैं कि महिला सुरक्षा के इशू पे, चाहे आतंकवाद के इशू पे, चाहे वो आरक्षण के इशू पे, रोजगार के इशू पे, किसी भी मुद्दे पे वो कहीं से भी वो किसी तरह से जवाब देने के काबिल नहीं है। तो अब उनको मजबूरी बस इस पे आना पड़ रहा है। लेकिन खुशी की बात है कि राहुल गांधी ने जो आंदोलन किया है, देश भर में चलाया है, उसमें एक कदम केंद्र सरकार को मजबूरी बस ही लेकिन यहाँ आना पर पड़ा है। एक बार टोक रही हूँ मैं आपको। बिहार में लेकिन सोशल जस्टिस और इसका ज्यादा जो बड़ा वो है विश्वसनीय नाम आरजेडी आप लोगों के साथ में है। तो कभी भी कांग्रेस जो बात कर रही है वो उनके साथ अलाइन होकर के बात कर रही है, या फिर क्योंकि ज्यादा जो विश्वसनीय चेहरा सोशल जस्टिस का बिहार में हमेशा से, आरजेडी से बड़ा विश्वसनीय चेहरा कौन होगा? जेडीयू या बाकी और पार्टी भी उसके बाद ही आती है, आरजेडी सबसे बड़ा चेहरा है सोशल जस्टिस का। देखिए, राहुल गांधी जी देश के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी, 140 साल पुरानी पार्टी है। निश्चित तौर पे आरजेडी, समाजवादी पार्टी, स्टालिन की जो पार्टी जी उनको जो है साउथ की, उनकी पार्टी, सभी पार्टियों ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाया। लेकिन राहुल गांधी जब इस मुद्दे को उठाते हैं तो आप इसका प्रभाव समझते हैं कि क्या होता है, इसका असर क्या होता है इस देश के भीतर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बात है वो कितनी गहराई से जाती है। और आज नहीं, राहुल गांधी तो उठा ही रहे हैं भाई। आज तक अगर कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए किसी पार्टी ने अगर किया है, जो कुछ किया है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी। आप देख लीजिए, मंडल कमीशन की बात करें, बीपी सिंह जी ने रिकमेंडेशन लाया, लेकिन उसको लागू ठीक से करने का काम नरसिम्हा राव जी की सरकार ने ही किया। हमारे सीताराम केसरी जी जो बिहार के से ताल्लुक रखते थे, जो देश के सबसे कई बड़े नेताओं में से कांग्रेस पार्टी के हुए, उन्होंने पहला नौकरी जो है कल्याण मंत्री के तौर पे दिया। या मंडल कमीशन की दूसरी सिफारिश जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जो लागू करने की बात है आरक्षण, उसको अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, अर्जुन सिंह जी ने किया। मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से तो कहीं ज्यादा, अगर मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो वो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की जरूरत है, वो स्वास्थ्य के सुविधाओं को प्रदान करने की जरूरत है। अगर वंचित समुदाय सबसे ज्यादा अगर सशक्त कहीं से होगा तो वो शिक्षा के क्षेत्र से होगा। आज अगर देश और विदेश में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और विदेशों में अगर वंचित समुदाय के लोग जा रहे हैं, खासतौर से पिछड़े वर्ग के लोग जा रहे हैं, तो मैं स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहूंगा कि उसका सबसे बड़ा अगर योगदान किसी चीज का है तो वो उच्च शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण लागू किया गया है और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है, उसका है। चाहे अनुसूचित जाति में आप देखिए, अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम की बात हो, या संविधान में आरक्षण का प्रावधान हो, जो कुछ है, वो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तो बुनियाद ही रही है, वो वंचित विरोध की बुनियाद पे खड़ा है, वो धर्म और जाति के नफरतवादी राजनीति के बुनियाद पे खड़ा है। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ते आई है। लेकिन जब राहुल गांधी जी का युग आता है, जब राहुल गांधी सामने आते हैं, तो उसको और इसका काउंटर हम लेंगे, इसका काउंटर धारदार लेंगे। धारदार तरीके से आते हैं और उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है। दिल्ली में भी कहा उन्होंने, पटना में भी कहा उन्होंने, अलग अलग सभाओं में खुल करके कहा। श्रेय का जो सही सवाल है वो कहीं किसी ईगो टसल का जो है मसला बाद में ना बन जाए। ठीक है, बाद में हम काउंटर लेंगे इसका। अभी इरफान जी के पास आते हैं। इरफान जी, लगातार हमारी टिप्पणियों में भी आ रहा और मुझे भी ध्यान में है, एक आप ऑब्जर्वर की तरह एक सेकंड मनोरमा, जो मंजीत साहू को सुनना पड़ता है अक्सर, वही बात सुना देता हूँ।
और वो सुनने के बावजूद वो कांग्रेस से अति पिछड़ा जातियों को जोड़ने में लगे हुए हैं, अच्छी बात है। तो ये मोहम्मद सलीम ने कह दिया है, वो सुन लीजिए मंजीत, कि तेली, तमोली और दांगी जाति अति पिछड़ा वर्ग में शामिल होकर अति पिछड़ा वर्ग की हकमारी कर रहे हैं। हालांकि हमारा आज डिबेट का विषय ये नहीं है, तो ये मंजीत जो है ये सब सुनते भी रहते हैं और अति पिछड़ा समूहों को जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि मुझे 1 मिनट दिया जाए, मैं इस पे चाहूंगा कि 1 मिनट दिया जाए। सेकंड राउंड में आइएगा। एक लाइन बस मैं जोड़ूंगी कि देखिए, एक लाइन बस सवाल मैं अभी आ रहा है, तो मुझे लगता है इसको ले लीजिए सवाल अभी। मंजीत जी मैं आपको दे रही हूँ 1 मिनट, बस एक और जोड़ रही हूँ, क्योंकि इस बात के साथ इस प्रसंग का भी है कि आईपी गुप्ता ने आखिर इसी बात पर एक अलग पार्टी लॉन्च किया, 243 सीट पर वो बोल रहे हैं। तो उनका जो मुख्य रूप से इन्हीं 3 जातियों की बात ना है, ताती, तमोली और जो है एक और ताती, तमोली और दांगी। हाँ, तेली, तमोली और दांगी। हाँ, तो इसकी बात देखिए निश्चित तौर पे ये देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो जाति है, अगर दूसरे जाति से अगर उसकी तुलना करेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई पड़ेगा। लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट अगर भी पढ़ते हैं हम, तो देखते हैं कि खेतिहर और गैर खेतिहर जातियां, मतलब पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जातियों के बेसिक अंतर क्या है। तो जो आर्टिजन क्लास है, जो अपने हुनर के बल पे तेली जो है तेल पेर करके, तमोली पान ये करके, निषाद जो है बिंद जो है मिट्टी कटाई करके, नाई बाल काट करके, मतलब तो ये आर्टिजन क्लास है, वो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं। ये है कि जब बिहार में शुरुआती दिनों में जो आया था अति पिछड़ी जातियों की सूची, वो कुछ और था, बाद में मुंगेरी लाल में कुछ और है, उसके बाद जुड़ा। लेकिन अगर तेली जाति की जहां तक बात करें, मैं तेली जाति से आता हूँ, तेली जाति मतलब कहा जाता है ना कि एक अनटचेबल, हम तो अनसीएबल हैं। अगर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बात होती है, तो तेली एक ऐसी जाति है जिसको देखने से भी छूत माना जाता है। कहा जाता है अगर सुबह जो है गधा पे नजर पड़ जाए तो जतरा बन जाता है, लेकिन तेली पर अगर नजर पड़ जाए तो जतरा खराब हो जाता है। और बिहार में तेली जाति के लोगों की सर्वे हुआ, 2 बार सर्वे हुआ, और उस सर्वे के बाद इस सरकार ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बचपन का, कि जब मैंने किसी तेली बच्चे को मार खाते हुए देखा सवर्णों से, कि सुबह सुबह अपना चेहरा क्यों दिखा दिया, आज मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, ऐसा। तो मतलब ये सच्चाई मैं मेरे खुद आंख की देखी हुई है। मंजीत जी, अच्छा मंजीत जी लौट कर आते हैं तो फिर बात करेंगे। उनका लगातार जो है टेक्निकल वो बना हुआ है, क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहे हैं बात करने के साथ साथ वो। ठीक है, इरफान जी आपके पास आते हैं। मंजीत जी अगर ज्वाइन करेंगे तो हम उनको उनकी बात पूरी करने देंगे, तो इसके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा। हाँ, ये बार बार हमें टिप्पणियों में भी आ रहा, एक ऑब्जर्वर की तरह भी हमने देखा कि सारी जातियों की बात हो रही, जाति जनगणना के साथ भी ना प्रधानमंत्री ना भाजपा, कहीं भी मुसलमानों की बात नहीं है, नहीं हो रही है, इसके भीतर में उनके रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं हो रही है। और तमाम पार्टियों पर भी इसके इल्जाम हैं, जो कि अभी टिप्पणी में भी दिख रहा है, कांग्रेस पर उसका ज्यादा ही है। 70 सालों में उनको जो है प्रतिनिधित्व नहीं देने का पसमानदा की बात पर, वक्फ के साथ पसमानदा का सवाल आया है। लेकिन आप जाति जनगणना में देख लीजिए, या योगी की टिप्पणी देखिए और सबकी टिप्पणी देखिए, सबकी टिप्पणियों में बाकी जातियों की बात है सिवाय मुसलमानों की, मुसलमानों में पिछड़ों की। हाँ मंजीत जी पहले आप अपनी बात कर लीजिए, सवाल यही रहेगा इरफान जी आपसे। मंजीत जी अपनी टिप्पणी पूरी कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अत्यंत पिछड़ी जातियों को इस बात के सवाल को कि कौन शामिल हो गया और किसको हट जाना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि उनको एकजुट होकर के पूरे अति पिछड़े वर्ग जितने लोग हैं, 38% आबादी बिहार में है, उन सभी लोगों को एकजुट होकर के ये इस बात की लड़ाई लड़नी चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने 20% के नगर निकाय पंचायत के आरक्षण को 25% क्यों नहीं किया, जो 65% आरक्षण है उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। आपस में लड़ने के बाद देखिए, कमजोर वर्ग हम लोगों की एक कमी है कि हम लोग आपस में एकजुट नहीं होते हैं। जैसे मैं एक मीटिंग में मैंने कहा कि ठीक है, अपने आप को मैं अति पिछड़े वर्ग का कह रहा हूँ या पिछड़े वर्ग का कह रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले तेली हो जाता हूँ, तमोली हो जाता हूँ, कहार, कुमार, नाई, दिन, दुल्लाद, निषाद, हलवाई, बाली हो जाता हूँ। लेकिन अगर मैं अति पिछड़े वर्ग का हो जाऊँ तो हमारा और हमारे समाज का कल्याण होगा। हम सिर्फ अपनी जाति की बात करेंगे तो देश नहीं बढ़ेगा और समाज नहीं बढ़ेगा। सामाजिक न्याय का सवाल ये कहता है कि अगर हम अति पिछड़े वर्ग के हैं तो अनुसूचित जाति के सवालों के लिए भी लड़े
अगर हम पिछड़े वर्ग के हैं तो हम अनुसूचित अति पिछड़े वर्ग के सवालों के लिए लड़े, हम महिलाओं के सवालों के लिए लड़े। सामाजिक न्याय का या सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा जो पक्ष होना चाहिए वो ये होना चाहिए। हम सिर्फ अपने को नहीं, हम समाज को आगे बढ़ाने की बात है। हम सिर्फ तेरी जाति का हूँ इसलिए मैंने इतनी वकालत नहीं की। मैं इसलिए ठीक ये है, कह रहा हूँ हम कि इस कुछ ठीक राजनीतिक है, लोग, कुछ राजनीतिक लोग जो भारतीय जनता पार्टी या और जनसुराज जैसे लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो अति पिछड़ी जातियों की एकता को खंडित करना चाहते हैं और वो उनकी राजनीतिक षड्यंत्र है। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ अति पिछड़ी जाति के वर्ग के नेताओं से कि आपको इस बात से सावधान हो जाना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी दल जो उनके लाइन पे काम कर रहे हैं, वो लोग अति पिछड़ों की एकजुटता को खंडित करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एक अति पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जाति है, पिछड़े वर्ग है, उनकी एकजुटता को बनाना चाहते हैं। और जब एकजुट आप हो जाएंगे तभी आपको अपनी हक हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगी। ठीक है मंजीत जी। अति पिछड़ी जातियों के लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान कैसे होना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। आज ठीक है, आजादी के 70 साल बाद, हम इसे 75 साल बाद जी हम इसे आगे का सवाल विनय के पास ले जाएंगे कि मतलब आज की तारीख में कोई भी पार्टी इसको मतलब अब इस पर गोलमाल ज्यादा नहीं किया जा सकता है। राजनीति कम से कम इस मोड़ पे अब आ गई है। हम इसकी बात विनय से करेंगे, लेकिन पहले इरफान जी को सुन लेते हैं। देखिए, अभी बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं और कल जो प्रधानमंत्री जी ने, उनके कैबिनेट ने जो पास किया उसको लेकर बहस है। कल हम लोग भी बाइस्कोप में, टीवी बाइस्कोप में इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। एक सवाल आपने बहुत गंभीर छेड़ दिया, मुसलमानों का सवाल। तो देखिए, दो बात से, एक बात हम अपने दोस्त की बातों से ये बात शुरुआत करना चाह रहे हैं। एक हमारा दोस्त है विनोद त्यागी, बाई कास्ट भूमिहार। उसने कहा हमको, तो आरक्षण के सवाल पर, जब 90 में आरक्षण का वीपी सिंह के समय हम लोग उसके पक्ष में आवाज उठा रहे थे, तो वो भी हम लोग के साथ पक्ष में आवाज उठा रहा था, तो आरक्षण मिलना चाहिए। तो हमने पूछा उससे, तो है वो सब तोरा जाति लोग बड़ा विरोध कर रहा है, तू काहे खुश है इतना और हम लोग के पीछे पीछे हम लोग के साथ चल रहे हो। तो उसने कहा, तो देखिए, बैल जो होता है, बैल जो बैलगाड़ी में जोता जाता है, हर जिससे बैल जो है वो नथा जाता है तो सीधा चलता है, और ना नथाता है तो बड़ा उछलता है। तो भारतीय समाज में आरक्षण की व्यवस्था, जातीय गिनती की व्यवस्था, जो हम लोग लेफ्ट के पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के लोग जो उठाए थे, वो मूलतः यहाँ के मिजाज की बात थी। और इसमें संघ परिवार के लोग और बीजेपी के लोग नहीं मान रहे थे। उनका फलसफा अलग था, उनका दर्शन अलग था। हमारे यहाँ भी इसका कुछ टकरार था। हमारे यहाँ का मतलब ये है, तो सैयदों के यहाँ, यानी कि कम्युनिस्टों के यहाँ इसका बड़ा मतभेद था। जात धर्म। इरफान सर, आप अभी किसी सैयद का फोन मत उठाइएगा थोड़ी देर। नहीं, हाँ, नहीं उठा रहे हैं। मैं जात धर्म और बहुत सारे चीजों का कम्युनिस्टों के यहाँ भी था और इस्लाम के अंदर में भी था। लेकिन संविधान है, डेमोक्रेसी है, नथा गया, बैल नथा गया है, उसको चलना है। लगता तो अब बेचारे क्या करें। कल तक भारतीय जनता पार्टी, कल तक भारतीय जनता पार्टी के पूरे रैंक फाइल के लोग ये कह रहे थे, तो हम लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं। आज रातारात ही उनको ज्ञान महात्मा बुद्ध के जैसा हो गया, वो भारत के संविधान को समझ गए। अब बताइए कितना तेज लोग हैं। इतना जल्दी तो महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान नहीं हुआ था जितना भारतीय
अपर कास्ट के लोग को हो जाता है ज्ञान, तुरंत हो गया ज्ञान। और कहीं तो अरे बाप रे बाप, नरेंद्र मोदी तो एक तीर से कईयक निशाना कर दिया। क्या क्या निशाना कर दिया भाई? तो सब मामला जो भारतीय विपक्ष के लोग उठाए हुए थे और नरेंद्र भाई मोदी को घेरे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को, वो सब समाप्त कर दिए। अब तो मामला यहाँ है। और यहाँ ये एक बीच में जो आप सवाल खड़ा किया, तो मुसलमानों का क्या होगा, तेरा क्या हाल होगा रे कालिया, ये गब्बर यानी शोले फिल्म। यहाँ इसलिए भी इरफान जी जरूरी है कि कर्नाटका में इसी के तहत जो 4 हाँ, तो मैं वही बात कर रहा हूँ। तो आप ऐसे बात कर रहे हैं, और अभी कर्नाटका में आपने इतना तमाशा किया, मुसलमानों को आरक्षण रहे, आप मुस्लिम लीग बन रहे, आप फलाना ढिमकाना, क्या तमाशा पूरे राष्ट्रीय स्तर पे मचा उसका। हाँ, तो अब ये आइए, तो अब पूरे देश में गणना होगा। आपने पूछ दिया तो मुसलमानों का क्या हाल होगा? मुसलमानों के बारे में कोई ना सोच रहे हैं। देखिए, गिनती जब होगा तो गिनती होने पर मुसलमानों का भी दावन चाक होगा, उनका भी कमी खुलेगा और पता चलेगा तो मुसलमानों के अंदर में कितनी जातियां हैं, जैसे बिहार में पता चला, और कौन किस। जैसे जैसे मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ, केरल और कर्नाटका में सभी मुसलमानों को ओबीसी में रखा गया है। हाँ बेशक, और कौन किस जाति का है ये सामने आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर बिहार में ये सबसे ज्यादा हल्ला था, तो अंसारी सबसे बड़ा तबका है मुसलमानों में, लेकिन वो पता चल गया तो शेख बहुत बड़ा तबका है, अंसारी से ऊपर शेख है, और शेख की कई छोटी छोटी जातियां को अलग अलग बांट दिया गया है, तब अब बड़ा है। इसलिए ये सामने आने दीजिए, और मुसलमानों का तो हश्र कुछ खराब नहीं होने वाला है। जब तक बीजेपी है और बीजेपी के लोग हैं, उनको दरकिनार रखे, और डरे सोशलिस्ट पार्टी या और दूसरी पार्टी डरे नाम ना ले, लेकिन भारतीय फ्रेम में भारत के जब गणना स्टार्ट होगा तो उसमें अंसारी का नाम आएगा, उसमें चुड़ियारा का नाम आएगा, उसमें रंगरेज का नाम आएगा, उसमें हररखोर का नाम आएगा। अब सवाल ये है, तो ये गिनती के बाद मुसलमानों के सामने एक सवाल है खड़ा, और वो सवाल तमाम मुसलमानों के है, खास करके अपर कास्ट मुसलमानों का है। तो अब इनको सवाल उठाना चाहिए अपर कास्ट के मुसलमानों को ईमानदारी के साथ। तो भारत के अंदर में जो मुस्लिम दलित है, उस दलित को अलग करके जो हिंदू दलित है उनके साथ मिला के खड़ा करना चाहिए, और संविधान में संशोधन करवा के मुसलमान के भी दलित को घोषित करना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ के दलित है, और ये काम अब स्टार्ट होगा। मैं तो बोलना स्टार्ट कर चुका हूं, और सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पत्र लिखूंगा, तब जाकर ये जो बड़ा तबका है, जो अनुसूचित जाति, आपके अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के नाम पर अलग थलग है, उसमें मुसलमान नहीं है, उसमें भागीदारी के लिए लड़ाई होना चाहिए। पासबंदा क्या चीज, पासबंदा को तो न्याय मिल ही रहा है, उनको आरक्षण भी कुछ कुछ मिल रहा है, लेकिन उस लोगों को जो धोबी जात का है, मुसलमान है लेकिन धोबी है ना, मुसलमान है, हररखोर है, मुसलमान है, यानी कि हररखोर के मतलब बाई कास्ट डोम के श्रेणी में, मुसलमान है, रंगरेज है, कपड़ा रंगने वाला, इनका भी गिनती नहीं होगा। वो बताएंगे ना तो हम रंगरेज हैं, वो बताएंगे हररखोर है। जब उनकी ज्यादा संख्या आएगी तो निश्चित तौर से सच्चा रिपोर्ट का जो सच है, जो भारतीय मुसलमानों का सच है, वो सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। तो भारतीय मुसलमान गरीबी रेखा के कितना नीचे हैं, कितना ऊंचे हैं, ये सामने आएगा। और उसके इस पुण्य का श्रेय भी अंततः भाजपा लेगी, अंत में उसको देखिए नहीं, देखिए भाजपा लेगी नहीं, भाजपा तो फंस गई है इसमें।
भाजपा फंस गई, भाजपा का सरेजा बिखर जाएगा इस राजनीति से। मैं आपको बता रहा हूं, जो आज संघ के परिवार के लोग ऊपर उठ के ब्राह्मणवादी लोग अपना जो राजनीति कर रहे हैं, कल उनके यहाँ ये सवाल उठेगा, क्यों नहीं बिहार का मुख्यमंत्री या देश का मोदी ही क्यों, संजय पासवान क्यों नहीं, चिराग क्यों नहीं, ये उठेगा उनके यहाँ भी ना, तो उनकी आबादी ज्यादा है तो उठेगा सवाल। हमने इरफान जी तो थोड़ा सा विषयांतर टिप्पणी आई थी इसलिए विषयांतर किया था, लेकिन हमारा जो बात था वो भाजपा के वोट आधार को लेकर ज्यादा था, और उसमें भी वैश्य सेंट्रिक जो है वो हम बात कर रहे थे। तो लेकिन आपसे हमने इस सवाल को लिया, टिप्पणियां कुछ आई हुई थी इसलिए, और ये सवाल वैसे भी था, कल से देख रहे थे जाति जनगणना के नाम पर तमाम तरह की बातें हो रही थी, लेकिन मुसलमानों की बात नहीं हो रही थी। तो खैर अगले दौर में हम बात करेंगे मुसलमानों का जो मामला है। देखिए, अभी मुसलमान का मामला जो है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी डर और भय में है, नहीं उठाना चाहते हैं। ये तमाम बुद्धिजीवी लोग को, पार्टियों के लोगों को, ये हम लोग को आग्रह करना चाहिए। तो ये सवालों को, या जो देश का सवाल है उसमें मुसलमानों को फोकस इशू में रखना चाहिए। ये इस तरह से जो बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाया, उस राजनीति में ये तमाम पार्टियां फंस गए और ये गलत है। वो उनको अपने जगह पर खड़ा, जैसे हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ने, जो उनका समझ में आता है तो एक छोटा से लेके बड़ा तक बोलता है। बीजेपी खराब है तो है, बीजेपी अच्छा कम, जैसे कि हम लोगों ने कहा न, तो हम राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर आपके साथ हैं तो है, इसमें कौन डरने की बात है। लेकिन जब आपने मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जाति कर रहे हैं, तो वो गलत है। तो उसी किस्म से इसके में पहरेदारी देना पड़ेगा, हम लोगों को बोलना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी की नजरियाती बात इतना आसान नहीं है। जो ये घोषणा कर दिया और सबको न्याय मिल गया, साथी ने ठीक बताया। इसलिए हम लोगों को सचेत होकर इस इशू के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए और इसको लागू करने के लिए चौकीदारी करना पड़ेगा इस देश के अंदर में, तब जाके ये लागू होगा और सही सही गिनती हो सकता है। और ना तो बीजेपी कहां तक ले जाएगी इस खेल को कौन जानता है। बहुत सारे कानून को लाया और ले गया। हम लोग लौट कर आते तो बात करते विनय से, फिर हम लोग उसी सवाल पर लौट करके आते जो अलाइनमेंट की बात इस इशू पे है कांग्रेस के साथ, जो मंजीत के साथ हम बात कर रहे थे, और श्रेय लेने की बात भी है। तो इसको लेकर के एक टिप्पणी भी आई हमारे पास, वो फिर उसी, हम जो सवाल मैं करना चाह रही थी उसी को आगे बढ़ाता हुआ बढ़ाती भी सी थी वो टिप्पणी की, मतलब वो टिकट बंटवारे में फिर उसका असर होगा, या फिर अलाइनमेंट ठीक नहीं हुआ तो फिर जो वैसे वोट बटे हैं, भाजपा से जो आधार खिसका है, उसका जितना फायदा महागठबंधन को होना चाहिए फिर उस पर असर पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है? एक अकबर अली का सवाल है जो बाद में सेकंड राउंड में इरफान भाई से ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ विनय, विनय नहीं सुन रहे हैं, आपको नींद आ रही है। विनय आप सुन पा रहे हैं? विनय आप सुन पा रहे हैं? लगता है विनय नहीं सुन पा रहे। विनय नहीं सुन पा रहे। ठीक है हेमंत जी, आप ही इस सवाल को ले लीजिए। विनय आप नहीं सुन पा रहे हैं? हेमंत जी आप इस सवाल को ले लीजिए फिर। सवाल दोहराइए। सवाल ये था सर कि अलाइनमेंट का जो हम मंजीत ने जब अपनी टिप्पणी की थी तभी हम इस बात को इस सवाल को हमने वहीं से आगे बढ़ाया था कि एक जो श्रेय लेने की बात है, और ये सोशल जस्टिस का जो ज्यादा विश्वसनीय चेहरा रहा, जिसके कारण बाकी और जातियां भी आकर के आरजेडी से जुड़ रही हैं, और वो ज्यादा विश्वसनीय, ज्यादा बड़ा, ज्यादा वो चेहरा है सोशल जस्टिस का। कांग्रेस ने अब, हालांकि वो बोल रहे कि हमेशा से उठाते रहे राहुल गांधी, लेकिन कांग्रेस अब जाकर के सोशल जस्टिस के उस पे आई है। तो अगर अलाइनमेंट, इसको लेकर श्रेय की बात पर भी अलाइनमेंट अगर ठीक से नहीं होता है तो टिकट बंटवारे और इन सब के बीच में फिर ये समस्याएं
आएंगे, जो ईगो टसल होता है, तो जो फायदा वोट आधार किसका है अगर भाजपा का वैश्य और इस समुदाय में, इस जाति में, तो उसका फायदा जैसा होना चाहिए वो नहीं होगा फिर महागठबंधन को। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो यह मोदी सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगाई है, जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है, तो यह संयुक्त विपक्ष की जीत है। इसको मैं समझता हूं कि इसमें कोई कुछ पार्टियों ने ज्यादा काम किया, कुछ ने कम काम किया, ये अलग मसला है, लेकिन इसको मैं संयुक्त विपक्ष की जीत ही मानता हूं, जिसने इस नैरेटिव को इतना मजबूत बनाया। उसमें एक बात यह है कि देखिए, ये अभी ये सवाल इसलिए आज इतने लंबे आजादी के इतने 75 सालों बाद ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो इसलिए है कि सोसाइटी को कितना न्यायप्रिय आपको बनाना है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि सोसाइटी में जो भेदभाव है या जो हिस्सेदारी दावेदारी का जो सवाल है, उन सवालों को लेकर के अभी भी कितना ये है, एक तरह से उसको लेकर के नफरत है, एक किस्म की। और वो नफरत किसके बीच में है? वो जो पढ़ा लिखा तबका है उसके बीच में अधिक है। वह इन चीजों को के खिलाफ बिल्कुल हिंसक तरीके से खड़ा हो जाता है। तो सोसाइटी को अधिक न्यायप्रिय बनाने का एक बड़ा एजेंडा है ये जाति जनगणना का मसला जो है। और इस एजेंडे ने में एक टर्निंग पॉइंट है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है। अब ये मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है, उस इतिहास में तो उसके नाम पर दर्ज हो गया कि मोदी सरकार ने इस देश में आजादी के बाद जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया। अब यह है कि मोदी जी और उनकी सरकार इसको कैसे क्रियान्वित करती है कि नहीं करती है, उसमें कितनी ईमानदारी बरतती है, वो अलग मसला है। लेकिन ये जो प्रयास था, यह प्रयास संयुक्त विपक्ष का था और उन लोगों का था, उन पार्टियों का ज्यादा था जो हाशिए के समाज को रिप्रेजेंट करती है, जो सामाजिक न्याय के एजेंडे को लेकर के आगे चलती है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि ये दोनों पार्टियां अलग अलग समयों में इसके खिलाफ रही हैं। और उनकी जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी उसके खिलाफ तो कांग्रेस भी थी। राहुल गांधी की, राजीव गांधी का वो भाषण सबको याद है जब उन्होंने इसके खिलाफ भाषण किया था। तो इस मसले पर बीजेपी और कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि वो कभी साथ कभी खिलाफ ये वाला रहा है। लेकिन अब जो आप कह रही हैं कि इसको श्रेय लेने का, तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में श्रेय लेने से आपको ज्यादा जरूरी ये है कि इस एजेंडे को लेकर के आप कैसे आप आतिशबाजी करनी, हेमंत जी, इसलिए कि वैश्य समुदाय का जो विलय हुआ वो राष्ट्रीय जनता दल में हुआ है, कांग्रेस में नहीं हुआ है। वो इसके मार्फत आकर के महागठबंधन का हिस्सा बन रहा है। तो यानी उन्होंने भरोसा तो इस पे ही दिखाया है ना, मतलब राष्ट्रीय जनता दल पे दिखाया है ना। मैं इसको इस रूप में नहीं देखता हूं कि वो जिन लोगों ने आरजेडी के साथ ज्वाइन किया है वो कांग्रेस को नापसंद करते हैं। आरजेडी एक तरह से निश्चित रूप से बिहार में आज एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में है, तो किसी की भी पहली पसंद हो सकती है आरजेडी, और वो तो अपने इस पर मैकेनिज्म पर ये निर्भर होता है कि आपकी पार्टी का मैकेनिज्म कितना मजबूत है, जो इस तरह ज्यादा बड़ा स्टेक उनका उसमें मान रहे हो, ये तो साबित करता है ना कि उनका स्टेक ज्यादा बड़ा है। कि जिस पार्टी का आप नाम ले रही हैं वो परसेप्शन के लिहाज से उसका विलय जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक हैसियत उस पार्टी की कितनी है ये मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अगर जिस आधार पर आकलन किया जाता है तो उसमें कोई चुनावी कोई बहुत बड़ा उनके पास ऐसा ट्रैक नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत चुनाव में कुछ उलट किया हो किसी दो चार विधानसभा क्षेत्रों में ही। ये ठीक है, एक अलग पार्टी थी, उसके नेता हैं, उनके समर्थक होंगे, वो ये मुझे लगता है कि इसी तरह का है। परसेप्शन के लिहाज से ये सही है। और मैंने पहले ही कहा है कि वैश्य बिरादरी जो है वो बहुत ही कनेक्टिंग बिरादरी है, जिस इंटरकनेक्शन उनका बहुत अधिक मजबूत होता है और वो चीजों को ट्रांसमिट करने के लिए पॉलिटिकल और सोशल डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उनका जो कनेक्शन है काफी मजबूत है। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस के बदले में आरजेडी को चुना, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन उनको दिया गया था और उन्होंने टिक लगाया कि नहीं हम आरजेडी में जाएंगे।
आरजेडी ठीक है, उन्होंने पहल की होगी, चाहे उनके संपर्क में होंगे तो ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन ये सब चुनाव जब आता है तो प्रत्येक चुनाव में इस तरह की पार्टियों का विलय, इस तरह की पार्टियों का उदय, ये सब होता रहता है। मुख्य बात यह है कि जो एजेंडा है सोशल जस्टिस का, और एक नई चीज जो सामने आ गई है कि जाति जनगणना कराने का निर्णय आ गया है कि सरकार कराएगी इसको। अभी वो कब कराएगी, कैसे कराएगी, उसका वो प्रारूप क्या होगा, ये सब तय नहीं है। लेकिन उसके पहले जो श्रेय लेने की बात है, मैं उसी पर कह रहा था कि श्रेय लेने से ज्यादा जरूरी ये है कि आप अगर विपक्ष की ताकत है तो आपको सरकार को घेरने के लिए इन सवालों को लेकर के जनता के बीच में जाना पड़ेगा कि आपने तो जाति जनगणना कराने का निर्णय अभी लिया है, जो कल तक आप इसके खिलाफ थे। मोदी जी ही जाति नहीं मान रहे थे, कह रहे थे कि हम तो 4 ही जाति को मानते हैं। तो अब आप बताइए कि बिहार में 65% जो बढ़ा हुआ आरक्षण है, उस आरक्षण को आप लागू कराने के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल लेकर आप जनता के बीच में इन सवालों को लेकर के आप कैसे जाते हैं, ये जरूरी है। और इसके जरिए आप सरकार को कैसे घेरते हैं, ये महत्वपूर्ण है। श्रेय लेना और देने का कोई अभी ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं है बनिस्बत, क्योंकि बीजेपी भी चाहेगी प्रचार करने के लिए। देखिए, जो काम कांग्रेस नहीं कर सकी, जो काम संयुक्त विपक्ष नहीं कर सका सरकार में रहने के दौरान, वो काम हमने किया है। और तो सम्राट चौधरी ने तो कल कहा ही कि जो काम लालू जी ने जो सपना देखा था उसको मोदी जी ने पूरा किया, और राहुल ने जो सपना देखा था उसको मोदी जी ने पूरा किया। तो ये ऐसा नहीं है कि एक तरफा होगा। आपको अगर विपक्ष चाहता है कि श्रेय लेने का मतलब ये हो कि हमने करवाया है, तो ठीक है, आपने करवाया है तो आप इस एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाइए, जनता को इसके पक्ष में खड़ा कीजिए, नहीं तो ऐसे ही खड़ा रह जाएगा, बाकी तो कुछ होगा नहीं। जी ठीक है। विनय, आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, आपके लिए सवाल था, जब आपने नहीं सुना तो हम इसे मुझे आवाज नहीं आ रही थी और मुझे दिख भी नहीं रहा था, इसलिए। अच्छा, तो हम लगातार आपसे सवाल पूछे जा रहे थे, जब आपने ये सवाल नहीं लिया, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, तो फिर हम इस सवाल को लेकर के हेमंत सर के पास गए। तो आपकी टिप्पणी, एक तो पूरा विषय आपने सुना ही है, एक ओवरऑल जो आपकी इस पे टिप्पणी है वो, और साथ में ये भी है कि भाजपा से ही नहीं खिसका है, जदयू की अगर हम बात करते हैं, जेडीयू की, जो भाजपा एनडीए का वो है, तो एक वैसे वोट को अगर हम टारगेट करके वो बोले कि अगर भाजपा से खिसक करके जेडीयू उसको कितना होल्ड कर सकती है, तो जेडीयू की रणनीति में लगातार लवकुश समीकरण ही है ज्यादा प्रभावी रूप से। अभी उनके यहाँ पार्टी संगठन में सिर्फ कुर्मी समुदाय के 26 पदाधिकारी हैं, और बाकी जो है उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ करके जो लवकुश की बात कर रहे हैं, श्रवण कुमार हैं, और फिर जयंत राज हैं, इस तरह का इन लोगों को भी मंत्री पद इन्होंने दिया है। तो ये तमाम चीजें हैं, तो ये इनका जो है लवकुश समीकरण ही है। वैसे समर्थन इनको कितना है ये बहुत तय रूप में नहीं है। तो कहने का मतलब एनडीए, अगर भाजपा की तरफ से कुछ कमी हो रही है तो जदयू भी उसको फिल करने की पोजीशन में नहीं दिख रहा है। उसका जो ट्रेडिशनल लवकुश है वो उस पे ही काम कर रहा है, उस पे ही ज्यादा वो प्रभावी है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? उसमें देखो मनोरमा, जब ये एक डोमिनेंट कास्ट होता है और तो उसके इर्द गिर्द चीजें, जब माने नीचे की जातियों का जब एम्पावरमेंट होता है तो वो कोशिश करती है कि उसका अलाइनमेंट जो है एक ऐसी जाति के साथ हो जो उसको संरक्षण दे पाए। बीजेपी की जो जदयू की जो रणनीति रही है उसमें वो छोटी छोटी जातियों को वो करती रही है, पर इन जातियों की जो आकांक्षा जो है वो ज्यादा पावर शेयर की है। और जो बात हेमंत जी ने कही कि ये जो लोगों के पार्टी के मिलने से हम ये अनुमान लगा रहे हैं, तो वो बात सही है कि मैंने जो नैरेटिव्स के लेवल पे, परसेप्शन के लेवल पे, तो ये बात ठीक है। और जो एक सवाल जो हो रहा था कि कांग्रेस के पास क्यों नहीं गई, आरजेडी के पास क्यों गई, तो देखिए जो कांग्रेस का जो मेन कैरेक्टर, जो अम्ब्रेला कैरेक्टर था, उसी की ओर राजद जाना चाह रही है और राजद जो है उसी स्पेस को पकड़ रही है। तो यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यहाँ जो बिग ब्रदर की भूमिका में
राजद है और स्मॉल ब्रदर की भूमिका में कांग्रेस है। चूंकि जो आइडियोलॉजिकल ग्लू है वो सेम है। अब जब कांग्रेस एक बार फिर से जो है सामाजिक न्याय के एजेंडे पर आ रही है तो जो हिच जो थी वो खत्म हो गई। तो उस हिसाब से जो है आरजेडी की तरफ अगर ये जातियां आती हैं तो उनकी जो महत्वाकांक्षा, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, और वैसे भी जो जदयू है, जदयू को एक मास सपोर्ट के लिए वो बीजेपी चाहिए। जदयू अकेले कुछ नहीं कर पा रही, अकेले वो शासन को होल्ड नहीं कर पा रही। या तो उसको राजद चाहिए या बीजेपी चाहिए जी। तो ये एक वो है, और इसलिए अल्टरनेट के रूप में जो है वो राजद ज्यादा मजबूत उनको विकल्प लग रहा है इन जातियों को, जो जिनके माध्यम से वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं या जो पावर शेयर जो है उनको ज्यादा हासिल होगा। ठीक है संजीव जी, अगर आप बैकग्राउंड में हो तो जो सवाल आप इरफान जी को दे रहे थे उस सवाल को फ्लैश कर दें एक बार, जो टिप्पणी आप चाह रहे थे कि इरफान जी उसका जवाब दें। अगर आप बैकग्राउंड में हैं तो कृपया मेरी मदद को आए सामने, और वो टिप्पणी को, हाँ ये अब अकबर अली की टिप्पणी थी। हमारे गांव में शेख और खान को छोड़कर बाकी सब कास्ट में एक एक सरकारी नौकरी में हैं और हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देते हैं। ये तो सवाल की तरह नहीं है, ये तो जानकारी देने की तरह है। जानकारी है, ये मूलतः जानकारी है। देखिए सवाल वो नहीं है, सवाल हाँ। अभी और घिरेगा। देखिए अल्पसंख्यकों के अंदर में अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान के अलावा भी अल्पसंख्यक हैं। हाँ ये है इरफान भाई, मैं बिहार से हूँ और सिख हूँ, बट कोई आरक्षण नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड क्लास में हो जाते हैं। और क्या है, तालीमी मरकज में कोई बहाली नहीं मिला, शेख और खान को कोई सीट नहीं मिला। यस, यही बात मैं बता रहा था। तो बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा बड़ी आबादी राजनीतिक तौर पर लोग अंसारी को कह रहे थे, लेकिन शेख बहुत बड़ी आबादी है और शेख की आबादी को भी तोड़ा गया है, बहुत जगह पर तोड़ा गया है। शेरशाह सूरी वो भी शेख हैं लोग, और सारे लोग हैं, बहुत सारा नाम बता दे सकते हैं। और ये सब किसान और छोटे मझोले व्यापारी हैं, छोटे काम करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा जो परेशानी का सबब है तो आप देखेंगे, और ये इससे आएगा भी मामला, मुसलमानों में जो गरीबी है, वो मुसलमानों में गरीबी आमतौर से दीवार की ऊंचाई और पर्दा को देखकर लोग उसको छिपा देते हैं। सैयदों के बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो रिक्शा चलाते हैं। अरे छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूँ अपने, तो मेरे फूफा एक तो रिक्शा चलाते थे, तो मैं जा रहा था रोड पर, तो मैं उनको देखा तो रिक्शा लेके आ रहे हैं, तो हम रुक गए और खड़े होकर सलाम किया। तो मेरा ही दोस्त हम पर गुस्सा कर गया, ये और क्या ये सब तरीका है, गाड़ी से उतर के तुम चले गए सलाम, कौन है? हम कहा मेरे फूफा हैं। वो चौंक गया। सवाल गरीबी अमीरी का है, तो गरीब मुसलमानों के अंदर में सैयद से लेके हररखोर तक है। तो इसका एक सही सर्वे आ जाए तो सबको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर में माननीय नीतीश कुमार जी ने सर्वे करवाया, तो संख्या आ गया सामने ने। उसमें अब कितना सही है ये सवाल है तो है, लेकिन सवाल तो हर चीज में रह सकता है। मोटे तौर पर एक डेटा तो आपके पास आ गया। हाँ, एक डेटा आ गया। उसी किस्म से ऑल इंडिया के अंदर में अभी बहुत सारा इसमें फेरा है, सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिख के अंदर में भी जातियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ईसाई के अंदर में जातियां हैं, आपके जाकर बौद्ध के अंदर में जातियां हैं। तो इन जातियों के बारे में भी हमको वकालत करना पड़ेगा, इनके बारे में भी कहना पड़ेगा। बिहार के अंदर में
कह रहे थे, लेकिन इसको और व्यापक जब हम देखते हैं, व्यापक बनाते हैं और सही दिशा देते हैं, तो इसका और व्याख्यान करना पड़ेगा। इसीलिए हेमंत जी ने बहुत बेहतर कहा, तो विपक्ष की भूमिका और ज्यादा बढ़ गई। तो इसको पूरे देश के अंदर में लागू करवाना और सही सही रिपोर्ट आए, इस पर निगाह रखना, ये विपक्ष की भूमिका है और इसको मजबूती से करवाना चाहिए। और बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर होना चाहिए। तो जब आप घोषणा किए हैं तो इसको सही सही लागू करने का टाइम टेबल फ्रेम जल्द से जल्द लोगों के बीच में दे। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सारी काम ऐसा करती है जो घोषणा कर देती है और घोषणा करके छोड़ दिया। महिला आरक्षण ही का सवाल है, वो भी एक मामला है ना इस देश के अंदर में, कहाँ वो मामला हल हो रहा है। तो सीट के सरकारी बस के ऊपर सीट पर लिखा गया 50% महिलाओं का आरक्षण, लेकिन धरातल पर नहीं लिखा सका। इसीलिए हमारा समझदारी है तो समाज के लिए, और जो ये लागू घोषणा हुआ है, विपक्ष की जीत उस वक्त सुनिश्चित होगी जब विपक्ष इसको लागू करवाने में रात और दिन एक कर देगा और इस पर दबाव बनाएगा, और तमाम पार्टियों को इस मुद्दे पर बैठकर एक दिशा निर्देश सरकार को घेरना चाहिए और देना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ। थोड़ा सा विषय से अलग हटकर आपसे बात की, खासतौर पर इरफान जी, क्योंकि टिप्पणियां आपके लिए पिन पॉइंटेड आई हुई थी, लेकिन फिर हम वापस से फिर इस पर आते हैं। भाजपा इतनी जो है नादान पार्टी नहीं है और इतना ज्यादा जो नाइफ की तरह से काम नहीं करती है। अगर उसका वोट आधार खिसका है तो वो लगातार, जो संजीव जी से आखिरी टिप्पणी इसी पर ले लेते हैं, कि वो वैश्यों के वोट आधार पर भी काम करना उसने शुरू कर दिया। बिहार बीजेपी जो 2025 का इलेक्शन है उसको खासतौर पे बिहार विधानसभा चुनाव, बिहार बीजेपी का बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके काम उसने करना शुरू कर दिया। तो उसमें चाहे दिलीप जायसवाल देख ही रहे हैं, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसे नहीं बने हैं। इसके पीछे ये सबसे बड़ा संदेश है कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ही जो है वो वैश्य समुदाय से आते हैं। संजय जायसवाल है जो है वो मुख्य सचेतक बने हैं, और राजेंद्र गुप्ता को है अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये अलग बात है कि सुशील मोदी जब थे तो वो एक बहुत बड़ा चेहरा थे वैश्यों का भाजपा के लिए, तो अभी उनके एब्सेंस में, लेकिन फिर भी भाजपा ने ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे को छोड़ दिया है और इस पर काम नहीं कर रही। नहीं, देखिए, वैश्य समाज जो है उनका वोट बैंक है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन उनसे नाराजगी का कई प्रसंग भी है। अब जैसे दो वैश्य जाति के लोगों को उप मुख्यमंत्री बना करके फिर जो उनको जिस तरह से साइडलाइन किया गया, वो आप जानते हैं। दिल्ली में बिल्कुल, तो दिल्ली में जो बनाया गया, बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन उससे संदेश तो जाता है ना। वैश्य समुदाय अगर मान लीजिए वो है बिहार में, तो दिल्ली में आपने गुप्ता को बनाया है तो उसका संदेश एक जाता है। नहीं, लेकिन बिहार में तो दूसरा कुछ हुआ ना। बिहार में तो दो उप मुख्यमंत्री बना करके उनको साइडलाइन किया। बिहार में रमा देवी को नाराज किया था। तो उसमें यदि ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, देखिए, है तो कि उनका ही पकेट है। अब यादव यदि पकेट किसी का है, 80% वोट बैंक के यदि आरजेडी का है वो, तो फिर भी बीजेपी तो काम करती है ना। बीजेपी तो नित्यानंद राय को आगे बढ़ा के काम कर रही है, अन्य चेहरों को लेकर क्या कर रही है। तो ऐसे में आरजेडी यदि इस तरह का अवसर दे रही है, अपना आउटरीच बढ़ा रही है, तो वो बेहद महत्वपूर्ण है मनोरमा। जितने, क्योंकि करना क्या है, तेजस्वी ने लोकसभा में 9% वोट ऐड किया था, बहुत बड़ा ऐड होता है, लेकिन हाफ इसलिए गए कि नीतीश जी और बीजेपी के साथ आ जाने से वो चीजें अलग हो गई थी, और केंद्र का मैंडेट के लिए मैंडेट था, तो चीजें हुई वहां पे। लेकिन काम तो उनको एड ऑन करने का ही है, तो वो एड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे उनको फायदा होगा, वैश्य समाज आ भी सकता है। जी, तो हम लोग आज इसी नोट पर अब आज की चर्चा को खत्म करते, समय भी काफी हो गया है। कल फिर हम लोग किसी और विषय पर मिलेंगे, और आगे जो है ये जरूर है कि जाति और जातियों का प्रतिनिधित्व सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मसला है, और इसमें गेन भी है। जिन पार्टियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके पास मौके हैं कि तमाम दल जो है उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ऐसे में जो भी जिनका भी प्रतिनिधित्व नहीं है वो अपने राजनीतिक एम्पावरमेंट की कोशिश इस तरह से करेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो सामाजिक और सोशल जस्टिस के लिहाज से ये अच्छे संकेत है राजनीति में। और बाकी इससे किसकी राजनीति कितनी सख्ती है वो आने वाले समय में तय होगा। कल फिर मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार।